अब हम अभी कौन सा डायनेस्टी पढ़ेंगे? मुग़ल डायनेस्टी। ठीक है, मुग़ल एम्पायर। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जहाँ पे बाबर इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है। और इस तरह से जो बाबर मतलब मुग़ल एम्पायर का शुरुआत होता है। कब होता है? 1526 का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर जो है जीत जाता है और मुग़ल एम्पायर स्टार्ट करता है। और मुग़ल एम्पायर का अगर हम देखें, जिस तरह से दिल्ली सल्तनत का था, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था? ज़हीरुद्दीन अब्दुद्दीन तात वो तो मतम होता, वो आज पढ़ेंगे। ज़हीरुद्दीन। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था? चीज़ लोगुंदा से लेना आते। दिल्ली सल्तनत था 1206 से 1526 तक। ये पीरियड था किसका? दिल्ली सल्तनत का। फिर यहाँ से मुग़ल पीरियड स्टार्ट होता है, फिर होता है 1857 तक। 1857 के बाद आखिरी जो मुग़ल रूलर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टार्ट होता है? मुग़ल एम्पायर। जिस तरह से यहाँ पे जो फर्स्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट रूलर था। और लास्ट रूलर कौन सा था? इब्राहिम लोदी। वेरी गुड। और इसी तरह मुग़ल एम्पायर का फर्स्ट रूलर था बाबर। फर्स्ट रूलर कौन था? बाबर। और मुग़ल एम्पायर का लास्ट रूलर था बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र को किसी ने सुना है आज तक? बहुत ज़बरदस्त पोइट, एक बहुत बड़ा पोइट था। और उसकी जो पोइट्री थी वो भी बड़ी दर्दनाक पोइट्री होती है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ज़रना, 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। सुना है किसने रिवोल्ट ऑफ 1857? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या होता है कि बहुत सारे इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। और उसी टाइम पे दिल्ली में होता है कौन? ये बहादुर शाह ज़फ़र। फिर उसको पूरा हिंदुस्तान का लीडर डिक्लेयर कर देते हैं। और किसके अगेंस्ट बगावत की थी? ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स अब इतने पावरफुल होते हैं कि वो उसको बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं। दक्सा सी चांदनी चौक पता है किसी को दिल्ली में? चांदनी चौक, वहीं लाल किला जामा मस्जिद के थोड़ा आसपास ही आता है चांदनी चौक। तो वहाँ पे फिर ब्रिटिशर्स जो है ये बहादुर शाह ज़फ़र के सारे बच्चों को, रिलेटिव्स को वहीं पर मतलब फांसी चढ़ा देते हैं। सिर्फ एक लौता बहादुर शाह ज़फ़र को ज़िंदा छोड़ते हैं और फिर उसको भगा देते हैं। कहाँ? रंगून। रंगून कहाँ पे? रंगून है ये म्यांमार में। म्यांमार को उस वक़्त का कैपिटल था। फिर वहाँ पे उसको कैद में रखा जाता है, आखिरी रूलर है, सब कुछ छोड़ के। फिर वहाँ पे जाके वो फिर पोइट्री लिखने लगता है। तो उसका एक बहुत मतलब फेमस पोइट्री एक दिन निकलता है, उसका पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि लास्ट में उसका मतलब मरने से पहले लिखा होता है एक पोइट्री उसका। ये इस तरह आता है कि तो फर्स्ट रूलर कौन हुआ? बाबर। लास्ट रूलर कौन हुआ? बहादुर शाह ज़फ़र। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो यहाँ पे पूरा उसका क्रोनोलॉजी लिखा है मैंने। या बाबर ने ये पहले कौन रूलर आया? बाबर। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं के बाद आता है, एक सेकंड इसको मैं पहले शेयर कर देता हूँ या चलो। हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर। अब यहाँ पे देखो, हुमायूं और अकबर के बीच में मुग़ल डायरेक्ट नहीं होते, वहाँ पे बीच में एक अलग डायनेस्टी आती है दिल्ली में, सूरी डायनेस्टी या सूर डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद फिर से वापस मुग़ल आ जाते हैं। फिर आता है जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब सबसे पावरफुल रूलर होता है किसका? मुग़ल डायनेस्टीज़ का। जिस तरह हमने उस दिन पढ़ा था कि अशोका के टाइम पे जो है इंडिया का पूरा सब कॉन्टिनेंट एक ही रूलर रूल कर रहा था। कौन कर रहा था? अशोका के टाइम पे। अशोका के बाद फिर से एक बार पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक राजा रूल करता था, वो था औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब जो है सबसे पावरफुल रूलर था किसका? मुग़ल्स का। फिर उसके बाद उनके बाकी ये सारे छोटे मोटे रूलर्स होते हैं, बहादुर शाह वन, जहांगीर शाह, फ़ारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, फिर आलमगीरी बाज़ार भी इसके नाम पे, एक आलमगीरी बाज़ार छोड़े ना, तो एक हाँ श्रीनगर में। फिर शाह आलम सेकेंड, फिर अकबर सेकेंड, और लास्ट में कौन आते? बहादुर शाह ज़फ़र। वो लास्ट रूलर होता है किसका? मुग़ल एम्पायर का। फर्स्ट कौन हुआ? बाबर। लास्ट कौन हुआ? बहादुर शाह ज़फ़र। फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1526 को, एंड कब हुआ था? 1857 को। यहाँ तक याद रहेगा। फिर हम पहला पढ़ेंगे बाबर को लेके। तो बाबर को लेके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला उसका नाम ज़हीरुद्दीन। उस दिन में मैंने ज़हीर बोल के एक रूलर का नाम बताया था, किसको याद है? ज़हीर को दही खिलाओ तो क्या बनता है? उस दाहिर। किस कहाँ का रूलर था?
कहाँ का था? दाहिर, हाँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे देखो सब, फर्स्ट टाइम इंडिया पे किस मुस्लिम रूलर ने इन्वेट किया था? दिजा मुस्लिम इन्वेजन सिस्टम, हमने मुस्लिम इन्वेजन्स का पढ़ा था, उसमें 3 राजाओं का मैंने नाम बताया था, जिसमें फर्स्ट रूलर कौन था जिसने इंडिया पे अटैक किया था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो यहाँ सिंध एरिया तक आता है, और सिंध एरिया का उस वक्त जो रूलर होता है उसका नाम होता है दाहिर, DAHIR, दाहिर। तब मैंने कहा था जहीर को दही खिलाओ तो दाहिर बन जाता है चोशी। तो दाहिर उसका नाम था सिंध रूलर का, जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD को अटैक किया था सिंध में। तो यहाँ पे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उसका एक्चुअल नाम होता है। अब ये देखो फरगाना, ये जो बाबर होता है, बाबर पहले एक प्रिंस हुआ करता था। फरगाना एक उज़्बेकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे एक जगह है फरगाना, अफ़गानिस्तान से ऊपर सेंट्रल एशिया में। तो वहाँ का वो रूलर हुआ करता था। जब इसके फादर की डेथ हो जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन रूलर बनता था? बाबर को बनना चाहिए था। लेकिन फिर उसके रिलेटिव जो है उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं और इसको भगा देते हैं वहाँ से, ठीक है। फिर भगाने के बाद भी खुद एक प्रिंस है, तो प्रिंस कोई आम आदमी तो नहीं था। फिर वो हिम्मत नहीं हार के फिर वो अपना जो भी स्ट्रगल था वो कंटिन्यू रखता है। फिर वो फरगाना को नहीं हासिल करता है, लेकिन वो काबुल को अटैक करके काबुल को कैप्चर करता है। काबुल कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। काबुल को कैप्चर करने के बाद यहाँ पे मैप अगर मैं देखूँ तो ये कुछ इंडिया का मैप हुआ, इस तरह हुआ कि नहीं? यहाँ पे तो इंडिया है। अब यहाँ पे ऊपर सेंट्रल एशिया आता है, ऊपर सेंट्रल एशिया फरगाना से वो भगा दिया गया। फिर वो यहाँ पे काबुल को कैप्चर करता है, और उसका जो टोम्ब है ना, टोम्ब मतलब अस्ताना जर्सबिन आते हैं, वो भी काबुल में ही है। मरने के बाद उसको फिर वापस काबुल में लिया गया था, वहाँ पे दफनाया गया था। तो उसका टोम्ब कहाँ पे है? काबुल में। फिर ये यहाँ पे काबुल में था। फिर मैंने कल बोला किसके कहने पे इसने बाबर ने इंडिया अटैक किया था? यहाँ पे उस वक़्त दिल्ली, यहाँ पे काबुल है। काबुल में कौन था? बाबर। यहाँ पे काबुल में है रूलर। अब यहाँ पे दिल्ली में इब्राहिम लोदी है। फिर मैंने बोला था यहाँ बीच में पंजाब आता है, तो पंजाब का एक गवर्नर हुआ करता था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी जो है वो इस राजा इब्राहिम लोदी के साथ उसकी बनती नहीं थी। तो उस गुस्से में आके यहाँ पे दौलत खान लोदी ने क्या किया, पास में काबुल से बाबर को बुलावा दिया कि आप इंडिया को अटैक करो और इस इब्राहिम लोदी को मार दो, ऐसा वैसा। तो फिर उसके कहने पे फिर इंडिया पे अटैक करता है कौन? बाबर। और इस तरह से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होता है। बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। फिर यहाँ पे दिल्ली में मुग़ल एम्पायर का स्टार्ट करता है कौन? बाबर। ये पॉइंट। उसके बाद ये काबुल का कि वो लेटर यहाँ फरगाना से उसको भगा देते हैं, बाद में वो काबुल कैप्चर करता है, वहाँ पे अपनी डायनेस्टी मतलब एक सल्तनत छोटी मोटी बनाता है। वहाँ से फिर दिल्ली अटैक करके फिर दिल्ली में मुग़ल एम्पायर स्टार्ट करता है यहाँ तक। और जो इसका बाबर का जो टोम्ब है वो भी कहाँ पे है? काबुल में ही है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी है मैंने, देखो बाबर जो है ना वो अगर लीनेज उसका देखे जाए तो उसकी वो लीनेज चंगेज़ खान से भी मिलती है और तैमूर से भी मिलती है। हमने उस दिन पढ़ा था चंगेज़ खान मंगोल रीजन का राजा था, तैमूर जो है टर्किश एक राजा था जिसने सेंट्रल एशिया और ये जो मंगोलिया एरिया फतह किया हुआ था और इंडिया पे अटैक किया था कि नहीं? तो तैमूर एक पावरफुल रूलर था, एक चंगेज़ खान भी एक पावरफुल रूलर था। चंगेज़ खान किस दिल्ली सल्तनत रूलर के टाइम पे था? इल्तुतमिश के टाइम पे। तो चंगेज़ खान ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अटैक किया था जब इल्तुतमिश यहाँ का रूलर था। और इसी तरह आगे जाके तैमूर ने इंडिया में अटैक किया था। तो तैमूर ने किस डायनेस्टी के टाइम पे इंडिया अटैक किया था? बाबर नहीं, बाबर तो अभी आ गया ना। तैमूर ने इंडिया में जब दिल्ली सल्तनत पे कौन सी डायनेस्टी थी जब तैमूर ने इन्वेट किया था इंडिया को? क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो चंगेज़ खान का मैंने बोला इल्तुतमिश। तो जब दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश राजा था उस वक्त चंगेज़ खान मंगोलियंस ने अटैक किया था। मंगोल्स ने आगे भी किया था, लेकिन जब चंगेज़ खान जिंदा था उस वक्त इल्तुतमिश था दिल्ली में। तो नहीं, यहाँ पे जब तैमूर ने अटैक किया था उस वक्त जो इंडिया में डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी। और इसने अटैक कब किया था? अराउंड 1398 को। तैमूर ने कब अटैक किया था इंडिया को? 1398। उस वक्त तुगलक डायनेस्टी के छोटे मोटे रूलर्स थे। हमने तुगलक के 3 रूलर्स पढ़े थे, गियाजुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक। और फ़िरोज़ शाह तुगलक अराउंड 1388 में मर चुका था। उसके बाद छोटे मोटे रूलर्स आते हैं। उस टाइम पे तैमूर ने इंडिया पे अटैक किया होता है। उस वक्त कौन सी डायनेस्टी होती है? तुगलक डायनेस्टी।
और इसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट को इसलिए बताया क्योंकि जो बाबर था वो मदर की साइड से चेंगिस खान लीनेज से बिलोंग करता था, फादर की साइड से वो कहाँ से बिलोंग करता था, तिमूर लैंग्वेज से। तो जो बाबर का ओरिजिन है वो टर्किश भी है और मंगोलियन भी है कि नहीं। तो ये एक पॉइंट। फिर यहाँ पे उसके बैटल्स के बारे में, किसके, बाबर के। तो फर्स्ट तो सबको पता है कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ और उसको इनवाइट किसने किया था, दौलत खान लोदी ने किया था। और फिर इस तरह से इंडिया कैप्चर किया और ख़ुद को यहाँ का राजा डिक्लेयर किया। यहाँ पे इंडिया में जब जीत गया वो वॉर, फिर मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया, तो उसने एक टाइटल अपनाया, एक तो उसने एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो कीवर्ड था, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था उसको हिंदुस्तान कीवर्ड किसने दिया था, मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए महराजुद्दीन, मिनहाज ए सिराज। इसने इंडिया का जो दिल्ली सल्तनत का जो रीजन था उसको हिंदुस्तान कीवर्ड दिया था, टर्म दिया था। और ये जो मिनहाज ए सिराज था वो किस रूलर के टाइम पे था, इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान, इन दोनों के टाइम पे मिनहाज सिराज हुआ करता था। तो उसने जब ये कीवर्ड दिया और ख़ुद को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान किसने डिक्लेयर किया था, बाबर ने जब इंडिया फतह किया तो ख़ुद को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर किया, एक पॉइंट। और दूसरा उसने जब गाजी टाइटल भी उसने लिया था, किसने लिया था, बाबर ने। एक टर्किश सीरियल चौंचा, उसका नाम क्या था जो बहुत वायरल हुआ था बीच में, अर्तुगरुल गाजी में से पता, उसमें अर्तुगरुल गाजी जरछिंदे। तो उस तरह से यहाँ पे गाजी का टाइटल किसने अडॉप्ट किया था, बाबर ने, ये पॉइंट। उसके बाद अब बाबर 1526 में आ गया। अब उस वक्त जो उसका मेन जो टेरिटरी था वो तो दिल्ली ही था, यहाँ पे छोटा सा रीजन था। अब वो आगे जो है यहाँ पे राजपूत किंगडम्स होते हैं, छोटे मोटे राजपूत किंगडम्स होते हैं, अब उनको कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से वो कुछ राजपूत और अफगान रूलर्स के साथ लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पे 3-4 वॉर्स उसके बारे में। फर्स्ट 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ हुआ, इब्राहिम लोदी के साथ, और वो जीता है, सब वॉर वो जीत चुका है। यहाँ पे मैंने बस वर्सेस और कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये पॉइंट। दूसरा एक बैटल होता है बैटल ऑफ कन्हुआ, आगरा में, राणा संगा ऑफ मेवाड़ के साथ। ये एक राजपूत रूलर होता है और उसको भी हरा देता है। फिर एक 1528 बैटल ऑफ चंदेरी, मेदिनी राय उसका यहाँ पे, ये भी एक राजपूत रूलर होता है। ये 2 रूलर को हटाए। फिर अफगान में उस वक़्त भी थोड़े बोड़े अफगानिस, यहाँ उस वक़्त ये जो रीजन है ना, यहाँ पे ये जो अगर मैप, इसको मैप इंडिया का मैप करूँ तो यहाँ पे दिल्ली में अभी कौन बैठा हुआ है, बाबर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे भी अभी छोटे मोटे अफगानी रूलर्स हुआ करते थे, क्योंकि जो लोदी डायनेस्टी तो उस वक्त कौन थी, अफगानी थी। तो यहाँ पे लोदी के कैप्चर करने के बाद यहाँ पे जो छोटे मोटे गवर्नर्स हुआ करते थे उन्होंने अपनी अलग से अफगानी डायनेस्टी कंटिन्यू करी हुई थी। तो बाबर के टाइम पे और हुमायूं के टाइम पे यहाँ पे अफगानी रूलर्स हुआ करते थे। बाद में अकबर आएगा, वो इन सब अफगानियों को हटा के खुद पूरा इस एरिया का राजा बन जाता है। यहाँ तक स्टोरीज क्लियर है सबको, चंग डाउट होता। फिर यहाँ पे लास्ट में एक अफगानी के साथ भी, यहाँ पे बैटल ऑफ गोगराज रिचिन ईस्ट साइड में, वहाँ पे भी अफगानी जो होते हैं उनके साथ एक लड़ाई होती है। तो इस तरह से 3-4 लड़ाइयाँ करता है कौन, बाबर का। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, बैटल ऑफ कान्हा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ गोगरा, ये 4 सबसे इसमें मेन बैटल है पानीपत का, और ये कान्हा का भी कर सकते हो। यहाँ तक फिर 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर के डेथ होने के बाद कौन आ गया नया रूलर, हुमायूं। एक यूँ बोला, हुमायूं का मतलब बोला जाता है कि फॉर्चुनेट वन। हर एक म्यूज में ना, तो एक बुक में लिखा था, एक उसमें एनसीईआरटी में है कि तमिलनाडु की एक बुक में एक लाइन लिखी होती है कि बाबर ने मीन्स हुमायूं मीन्स फॉर्चुनेट बट ही वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी बोल के, क्योंकि इसके टाइम पे बहुत सारे बगावत होते। ये जो है अपने, अब क्या होता है देखो, बाबर था, बाबर की डेथ हो गई, और बाबर का सबसे बड़ा लड़का था हुमायूं, उसके 1-2 भाई भी होते हैं। फिर बाप के वसीयत के हिसाब से वो मेन रूलर खुद बनता है और बाकी छोटे छोटे टेरिटरीज अपने भाइयों को दे देता है। लेकिन उसके भाई जो है वो बगावत करते हैं उस वक्त, वहाँ पे जो अफ़गानी रूलर होते हैं साइड पे, उनके साथ मिलके। अब यहाँ पे देखो मैप में अगर देखेंगे तो ये मैप हुआ, यहाँ पे दिल्ली में अभी कौन आ गया, हुमायूं आया। अब यहाँ पे एक रीजन में वो अपने भाई को देता है, यहाँ पे एक रीजन अपने भाई को देते हैं, और यहाँ पे इस रीजन में जो है अफ़गानीस होते हैं यहाँ पे। तो ये 22 लोग जो है इससे मतलब चिढ़ते हैं, या जो भी रीज़न था, इनके साथ मिलके हुमायूं के साथ
बगावत कर लेते हैं और फाइनली हुमायूं को दिल्ली छोड़ के भाग जाना पड़ता है। मार नहीं देते, वो भाग जाता है वहाँ से, खुद को जान बचा के भाग जाता है। तो इसलिए उसको सबसे अनफॉर्चुनेट रूलर ज़ुरेंदु पाया, क्योंकि वो एक मतलब अपने भाई वाले ही उसको धोखा दिया और दुश्मन के साथ मिल के उसको ही अटैक करने लगे, वो एक पॉइंट। फिर यहाँ पे देखते हैं, देखो उस वक़्त जब हुमायूं, अब यहाँ पे क्या देखो, एक तो यहाँ पे शेरशाह सूरी का हम अभी आएंगे अच्छे से। शेरशाह सूरी देखो यहाँ पे लिखा है ना 30 पे रूलर बना कौन? हुमायूं। 30 से 40 तक उसने बहुत स्ट्रगल किया, बायूं की रिवोल्ट हुआ, यहाँ से अफगान थे, यहाँ से और एक रूलर, इस तरह। फिर 40s में फाइनली उसको दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा, वो वापस ईरान अफ़गानिस्तान चला गया। फिर वहाँ पे 10 साल के बाद स्ट्रगल करके वापस वो इंडिया को अटैक करता है और अपनी जो सल्तनत थी वापस वो ले लेते हैं 15 ईयर्स के बाद। तो 55 में वापस फिर आ जाते हैं इंडिया को। फिर 15 ईयर्स के बाद अपनी सल्तनत को वापस ले लेता है। आने के 1 साल बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद अकबर का स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो नेचुरल डेथ। हाँ, अब इसका जो बाबर का तो बोलते हैं कि सीढ़ियों से गिर के मर गया था अपने घर के, ये महल के। इसका हुमायूं का तो नेचुरल डेथ है जितना मुझे याद है। उसके बाद यहाँ पे उसकी जो टर्किश था मदर लैंग्वेज, और यहाँ पे एक उसका तुजू के, ये एक्चुअली ये बाबर का पॉइंट था, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। तुजू के बाबरी मतलब बाबर अपना जो बाबर और जहांगीर 2 रूलर होते हैं किसके? मुग़ल डायनेस्टी के, जो अपनी बायोग्राफी खुद लिखते हैं। मतलब यूँ में ना कि राजा के बारे में लिखते थे। हमने पहले एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ा, कोर्ट के जो पॉइंट्स हुआ करते थे वो राजा के बारे में लिखते थे। कोई पिलर में लिखता था, कोई पत्थर पे लिखता था, कैसे कैसे लिखते थे कि नहीं। अब यहाँ पे तो बुक्स पे लिख देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे तुजू के बाबरी किसने लिखी थी? खुद बाबर ने। तो बाबर और जहांगीर 2 रूलर होते हैं जो अपनी बायोग्राफी खुद लिखते हैं, ये एक पॉइंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बहादुर शाह एंड शेर शाह। अब ये देखो इसकी स्टोरी सुनो। जब हुमायूं यहाँ पे रूल कर रहा है, कहाँ पे? दिल्ली में, है कि नहीं। तो उस वक़्त यहाँ पे ये गुजरात का जो रीजन है ना, यहाँ पे एक रूलर होता है बहादुर शाह, और यहाँ पे जो ये ईस्टर्न रीजन होता है यहाँ पे होता है शेर खान। तो शेर खान जो है वो एक अफ़गानी लीनियज का कोई रूलर होता है जो इस एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पे गुजरात रीजन में कौन है? बहादुर शाह। तो जब हुमायूं रूलर बनता है उसको पहले यहाँ पे गुजरात से खतरा होता है, ये अटैक करता है। तो बहादुर शाह को वो सप्रेस कर लेता है। हुमायूं पहले बहादुर शाह को सप्रेस करता है, यहाँ पे इसको सप्रेस करता है। तो उसके भाई और सब मिलके यहाँ पे शेर खान उसको अटैक करता है। तो अब यहाँ पे 2 फ्रंट में उसके साथ अटैक हो रहा है, एक तो वेस्ट साइड, एक तो ईस्ट साइड। तो एक क्वेश्चन बनता है कि बहादुर शाह ऑफ गुजरात जब रूलर था तो उसको किस मुग़ल डायनेस्टी के रूलर ने सप्रेस किया था या डिफीट किया था? जरा हुमायूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक जगह पे। या जब हुमायूं रूलर था तो हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात रीजन? बहादुर शाह। तो ये बहादुर शाह को यहाँ पे सप्रेस कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो अफ़गानी रूलर है शेर खान, उसके साथ तो उसके भाई भी मिले होते हैं या ये वो, तो अफ़गानी रूलर को वो डिफीट नहीं कर पाता। उसके साथ वो 2 बैटल्स फोर्ट करता है, और दूसरी बैटल में जब वो हार जाता है तो उसको फिर इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है। और फिर वो वापस ईरान और अफ़गानिस्तान साइड, क्योंकि वो आया तो वहीं से है वो लोग, तो फिर वो वहाँ पर वापस जाएगा। फिर वहाँ के रूलर के साथ मिल के फिर अलग से फ़ौज तैयार करेगा। फिर 15 साल के बाद फिर से इंडिया को अटैक करेगा, और उसके बाद वो वापस जीत जाते हैं उस वक्त, क्योंकि शेर खान जो है सूरी डायनेस्टी को स्टार्ट करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बहादुर शाह गुजरात, ये पॉइंट समझ आ गया ना। गुजरात में बहादुर शाह था, उसको अटैक किया, और यहाँ पे ईस्ट साइड में कौन था? अफ़गान का शेर खान। तो अब यहाँ पे देखो बैटल ऑफ चौसान 1309 और बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के ऊपर पहले भी एक बैटल हुआ था। बैटल ऑफ कन्नौज किस रूलर के टाइम पे हुआ था? एक पॉइंट था यहाँ पे देखो, कन्नौज के टाइम पे मैंने ये बोला, यहाँ पे कन्नौज था कि नहीं? यूपी में कन्नौज था। फर्स्ट एक पॉइंट कन्नौज को लेके ये याद रखो कि हर्षवर्धना ने कैपिटल यहाँ पे शिफ्ट किया था, थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट किया था। ये पॉइंट मैंने कहा था। उसके बाद जो कन्नौज है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है, क्योंकि अब ये कैपिटल बना। पहले पतलीपुत्रा कैपिटल था, वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। अब कौन बना? कन्नौज। कन्नौज जब सेंटर बनता है तो यहाँ से 3 डायनेस्टीज कन्नौज के लिए फाइट करती हैं, है कि नहीं। यहाँ पे अगर कन्नौज है तो यहाँ पे प्रतिहारास, यहाँ पे राष्ट्रकूटास और यहाँ पे पालास। तो ये ट्राईपार्टाइट बैटल होता है कन्नौज के लेके। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कन्नौज को लेके था कि
जब मोहम्मद गजनी, महमूद ऑफ गजनी, तब मैंने बताया था यहाँ पे कन्नौज और यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था। तो महमूद ऑफ जब गजनी ने जब अटैक किया था उसने यहाँ पे कन्नौज को भी डिफीट किया था। उस वक्त यहाँ पे जयापाला उसका रूलर था। तो ये सब मोहम्मद गोरी गजनी के टाइम पे हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और कन्नौज को मैंने बोला था रिवर के टाइम पे, जब ये मेन गंगा रिवर है कि नहीं। फिर यहाँ से इलाहाबाद या प्रयागराज पे जो है यमुना रिवर आके मिल जाती है, ये हमने पढ़ा था। उससे पहले 2 रिवर मिलती है गंगा से, एक था राम गंगा रिवर, राम गंगा, वो रिवर जो है यहाँ पे कन्नौज के साथ, ये गंगा के साथ मिलती है कहाँ पे, कन्नौज पे। ये 4 पॉइंट्स मैंने अभी तक कहे थे कन्नौज के रिलेटेड। तो यहाँ पे फिर से हमने कन्नौज का देखा, तो कन्नौज बैटल को किसने हराया था, यहाँ पे शेर खान ने किसको हराया था, हुमायूं को। और यहाँ हारने के बाद जो हुमायूं है वो दिल्ली छोड़ के भाग जाता है अफ़गानिस्तान साइड। और फिर 40 पे जो है दिल्ली पे कौन आ जाता है, शेर खान। और शेर खान फिर एक नई डायनेस्टी, अफ़गानी डायनेस्टी, ये भी क्या होती है, अफ़गानी। बाबर जो मुग़ल थे वो भी क्या थे, अफ़गानी। उससे पहले जो लोधी था वो भी क्या था, अफ़गानी डायनेस्टी था। तो फिर यहाँ पे शेर खान आ जाएगा और सूरी डायनेस्टी, एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश करेगा। तो क्वेश्चन आ गया कि हुमायूं के टाइम पे किस अफ़गान रूलर ने हुमायूं को डिफीट किया था, शेर खान या शेर शाह, जो भी आएगा एक ही बात है। दूसरा कि जो शेर शाह सूरी डायनेस्टी है, या यहाँ पे लिखा हुआ है ना सूरी डायनेस्टी, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी जितना, शेर शाह या शेर खान उसका टाइटल होता है, शेर शाह उसका नाम होता है। तो सूरी डायनेस्टी 40 से लेके 55 तक, 1540 से 55 के बीच में कौन सी डायनेस्टी आएगी, सूरी डायनेस्टी। यहाँ तक स्टोरी साफ है। अब यहाँ पे हुमायूं चला गया कहाँ पे, अफ़गानिस्तान। अब यहाँ पे सूरी डायनेस्टी आती है, और सूरी डायनेस्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर होता है वहीं शेर खान ही होता है, सबसे बहादुर रूलर। और वो 5 साल के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1540 से 1545 के बीच में कौन रहा यहाँ पे। कल को क्वेश्चन आएगा ड्यूरिंग 1540 to 45 हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली जरना, शेर शाह या शेर खान। शेर खान के मरने के बाद जो सूरी डायनेस्टी है वो एकदम वीक रूलर आते हैं उसमें। और वीक रूलर्स को जब यहाँ पे हुमायूं देखता है कि यहाँ पे तो वीक रूलर्स है, हुमायूं को हराया किसने था, शेर खान ने। अब उसकी तो डेथ हो गई। उसके बाद जो रूलर आते हैं सूरी डायनेस्टी में वो काफ़ी वीक होते हैं। तो उसी का फ़ायदा लेते हुए फिर 1555 में हुमायूं वापस अटैक करेगा दिल्ली में, और अपना जो थ्रोन है वो वापस ले लेगा। कहाँ, किन से, सूरी डायनेस्टी से। तो सूरी डायनेस्टी खाली 15 साल ही आएगी, और उसका फाउंडर कौन है, शेर खान। इतना याद रखो बस, इतना। फिर यहाँ पे ये पॉइंट याद होगा, जयासी मोहम्मद मलिक। जयासी मोहम्मद मलिक का हमने कल भी पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था, चित्तौड़ में अलाउद्दीन ने अटैक किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ अटैक किया था, चित्तौड़ अटैक करने के बाद वहाँ का जो राजा था रतन सिंह, उसको हरा दिया, डिफीट किया। तो जो रानी पद्मिनी थी वो आग में छलांग मारती है, तो वो उसको खुद को मार देती है। और उस प्रैक्टिस को क्या कहते थे, जौहर प्रैक्टिस। एक तो सती हो गया, एक जौहर हो गया, रिलेटेड था। ये कल स्टोरी हमने कही थी। तो उस वक़्त मैंने जयासी का नाम लिया था कि नहीं। तो उसी स्टोरी पे एक बुक लिखी थी पद्मावत, जिसको लिखा था पद्मावत बुक लिखा था जयासी मोहम्मद मलिक ने। तो ये जो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि ये मुग़ल टाइम पे रहता है, ये बंदा उस वक़्त का नहीं था, जजिंदे। तो ये जो जयासी मोहम्मद मलिक था वो भी इसी टाइम पे था। किसके टाइम पे, शेर खान के टाइम पे। तो बुक आएगी कि पद्मावत बुक किसने लिखी थी, जयासी मोहम्मद मलिक। किसके बारे में लिखी थी, रानी पद्मिनी। वो कौन थी, चित्तौड़ रूलर राजा रतन सिंह की वाइफ थी या रानी थी। और उधर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अटैक किया था। ये पॉइंट्स हमने कल दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे शेर खान या शेर शाह सूरी में ये 2-3 पॉइंट याद रखने काफ़ी है। फाउंडर और टाइम पीरियड क्या था, फाउंडर कौन था, ये 2 पॉइंट। और किस मुग़ल रूलर को इसने डिफीट किया था। यहाँ तक क्लियर है सबको, चंक डाउट। फिर आता है यहाँ पे, फिर 55 में अब शेर शाह सूरी की डायनेस्टी जो है काफ़ी वीक हो जाती है। अब यहाँ पे जो सूरी डायनेस्टी है वो बहुत वीक हो चुकी होती है। तो अराउंड 55 में वापस अफ़गानिस्तान से हुमायूं जो है इन्वेट करता है दिल्ली को, और शेर शाह सूरी को डिफीट करता है, और अपनी वापस से दिल्ली सल्तनत, ये मुग़ल एम्पायर को चला लेता है। तो 55 में रिकैप्चर करता है हुमायूं दिल्ली को, ये पॉइंट। और उसी के अगले साल 56 में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके डेथ होते ही अब नेक्स्ट रूलर कौन बनता है, अकबर। और उस वक़्त अकबर होता है 12-13 साल का। कितने साल का होता है, 12-13 साल का। कल मैंने एक बोला रीजन,
रीजेंट मीन्स क्या हुआ? मतलब किसके बदले में हाँ, अब रूलर जो है, प्रिंस है, वो बहुत छोटा है, अब वो खुद कुछ कर नहीं सकता, अब उसके बड़े होने तक, मैच्योर होने तक कोई दूसरा बंदा उसके बिहाफ पे रूल करेगा, तो उसको रीजेंट बोलेंगे। तो जब हुमायूं की डेथ होती है तो अकबर कितने साल का होता है? 13 साल का। अब वो रूल खुद से नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पे जो बंदा रूल करेगा उसको रीजेंट कहेंगे हम इंग्लिश में। और उस वक़्त जो अकबर का, जब अकबर छोटा था तो रीजेंट कौन था? बैरम खान। तो नेक्स्ट 5 साल तक के लिए जो है बैरम खान अकबर के जगह पे रूल करेगा मुग़ल डायनेस्टी में। और उसी वक़्त अब यहाँ पे अभी हुमायूं ने किसको हरा दिया था? मतलब अफ़गानी शेर खान तो मर गया ना 45 तो जो सूरी डायनेस्टी के अफ़गानी रूलर्स थे उनको हराया था। अब हुमायूं के मरने के बाद अब यहाँ पे अफ़गानी सभी भी होते हैं, अभी कम्प्लीटली फिनिश नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे हुमायूं की डेथ हो गई। हुमायूं की डेथ होने के बाद कौन आ गया रूल पे? अकबर। जो ही अकबर या हुमायूं की डेथ हो जाती है तो अकबर तो छोटा बच्चा है, तो उसी का फ़ायदा लेते हुए जो अफ़गानीज़ थे उस वक़्त, उसमें एक मिलिट्री जनरल होता है जिसका नाम होता है हीमू। अब रूलर जो सूरी डायनेस्टी का रूलर को तो मार दिया वो लोग और अपना फिर से ले लिया, लेकिन उनका एक मिलिट्री जनरल होता है, वो इस मौके का फ़ायदा उठा के फिर से अटैक करता है दिल्ली में। अब अकबर के टाइम पे, तो उसी को हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहेंगे। तो ये जो है बैटल सेकेंड पानीपत की फिर से होती है कब? 1556 में। उस वक़्त दिल्ली का सुल्तान कौन होता है? सॉरी, मुग़ल एम्पायर में कौन होता है? अकबर होता है, लेकिन अकबर बहुत छोटा होता है, तो उसकी जगह पे कौन होता है? बैरम खान। और यहाँ से वो अफ़गान रूलर हीमू, एक मिलिट्री कमांडर होता है हीमू अफ़गानी, वो अटैक करता है। और इस तरह से बैरम खान या अकबर वर्सेस हीमू के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 56 में। और इस तरह यहाँ पे फिर हीमू को भी डिफीट करता है। उसके बाद जो अफ़गानी जो थोड़े बहुत बचे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर जब 13 साल के बाद जब वो 18 साल का हो जाता है तो अकबर जो है क्या करता है? बैरम खान को इस मतलब जो भी वो मतलब जॉब से हटा देगा। वो खुद बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, तो अब मैं खुद देख लूँगा। तो लिखा होता है कि ये जो बैरम खान था इसको ये लोग हज को जाओ बोल के हज के लिए भेजेंगे। तो फिर अब ये बंदे ने अभी हमने देखा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में किसको हराया था? अफ़गानी को, हीमू को हराया था। तो जब ये बंदा अफ़गानिस्तान पहुँचते तो वहाँ पे अफ़गानी इसको मार देते हैं, ये हज भी नहीं कर पाता फिर। और इस तरह से ये स्टोरी एंड। फिर 13 साल के बाद अब अकबर आ गया रूल में। अब अकबर आने के बाद अकबर के, अब यहाँ पे ये देखो ये मैप है, अब यहाँ पे कौन आ गया? दिल्ली में अकबर आ गया कि नहीं? दिल्ली में आ गया अकबर। अब अकबर जो है दिल्ली में मुग़ल सल्तनत को स्ट्रॉन्ग करेगा। और अकबर की जो है एक स्पेशल चीज़ होती है कि ही इज़ नाउन एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया एवर, नॉट जस्ट इन मुग़ल डायनेस्टी बट एवर, मतलब इवन बिफोर कलिंग, ये अशोका से भी ग्रेटेस्ट, क्योंकि अशोका वाज स्टिल ये क्या था, ये फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म रिलेटेड था, बट ही वाज द मोस्ट सेक्युलर रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ग्रेट अशोका तो बोलते हैं क्योंकि उस वक्त उसने टेरिटरी बहुत वो करी थी, फ्रॉम द एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आया। मतलब जहाँ पे इसके टाइम पे क्या करते हैं, देखो अकबर अब रूलर बन गया। अब सबसे पहले ये करते हैं जो भी यहाँ पे हिंदू, देखो एक तो अफ़गानीज जो होते हैं छोटे मोटे बच्चे, उनके साथ वो मतलब पीस कर देता है, भाई आप मेरे साथ रहोगे तो ठीक है, नहीं तो मार दिए जाओगे काइंड ऑफ। और जो यहाँ पे राजपूत रूलर होते हैं, छोटे मोटे राजपूत, क्योंकि उस वक्त ये जो नॉर्थ, ये जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये वाला एरिया नहीं है, उधर राजपूत हुआ करते थे। अब जब दिल्ली में अकबर आ जाता है तो वो पहले ये जो राजपूत रूलर्स हैं यहाँ पे जो भी, उन सब के साथ वो फ्रेंडली रिलेशन पीस करता है फर्स्ट। अब देखो पीस करना डजंट मीन्स कि बस हाँ भाई तू मेरा दोस्त है जरूर, उसने उनके साथ पीस किया। पीस करने के बाद ये जो राजपूत के रूलर्स थे, अब ये सब किसके अंडर आ गए? अकबर के। अकबर के आने के बाद अकबर ने उनको ऐसे छोड़ा नहीं, उनको अच्छे अच्छे पोजीशंस पे रखा, मतलब बड़े बड़े पोजीशन पे। अब अकबर खुराचीन एक मुस्लिम रूलर है, अब मैं एक मुस्लिम रूलर हूँ, अब मैं अपने कमांडर ऑफ चीफ को एक हिंदू को रखूँगा तो बड़ी बात है ना, मतलब कितना वो ट्रस्ट कर रहा है इन पे। क्योंकि आगे जाके हम बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, सिराजुद्दौला का जो रूलर होता है, जो सिराजुद्दौला एक रूलर होता है, वो एक मतलब ठीक ठाक ज़बरदस्त रूलर थी मत पाया, तो उसका जो वज़ीर होता है ये मिलिट्री जनरल। अब बैटल फील्ड में जो मेन प्लेयर है कौन है? जनरल ही है ना, क्योंकि पूरी फ़ौज को वहीं लीड कर रहा है। अब जनरल ही मतलब बाजी पलट लेगा तो फिर बाकी लोग कुछ कर सकेगा? तो जो मिलिट्री जनरल की पोजीशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे अकबर जब रूलर बनेगा तो ये जो
राजपूत से उनके साथ वो फ्रेंडली रिलेशन रखेगा और राजपूत के जो रूलर्स थे उनको बड़े बड़े पोजीशंस पे बिठाएगा, बड़े बड़े पोजीशंस पे। और ये लोग भी अकबर को फुल सपोर्ट करते हैं। कौन? राजपूत रूलर्स भी अकबर को फुल सपोर्ट करते हैं। और एक भी कि हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, जोधाबाई मूवी किसने देखा है? जोधाबाई, जोधा अकबर जरा मूवी क्यों से उत्पा किसी ने सुना है वो मूवी? तो उधर झांसी की रानी तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी उसका टाइम आएगा झांसी की रानी का। तो अब यहाँ पे देखो, अब इतना रूलर था कि देखो, अब स्टोरी सुनो अच्छे से, नोट्स घर पे जाके बना सकोगे, स्टोरी अच्छे से सुनो। अब अकबर यहाँ पे दिल्ली में रूलर है, मुस्लिम। अब उसने राजपूत रूलर्स के साथ क्या किया? पीस किया सब के साथ, सब उसके अंडर आ गए। उसी वक्त वो एक राजपूत रानी के साथ शादी भी करता है, रानी जोधाबाई जिनका क्या बोलेंगे उसको? रानी जोधाबाई। अब शादी करने के बाद उसको कन्वर्ट भी नहीं करता, वो हिंदू है तो हिंदू ही रहो, तुम पूजा भी करो। उसके लिए अलग पूजा का जगह भी बनाता है महल में। मतलब इतना वो सेक्युलर होता है कि उसको किसी चीज़ से कोई इशू नहीं है कि कौन क्या रिलीजन रखता है। वो हर एक रिलीजन के मानने वालों को रेस्पेक्ट करता है। और जो भी है, इवन मतलब जब उसने अपनी वाइफ लाई उसको भी उसने कन्वर्ट होने के लिए नहीं कहा, और जो उसका रिलीजन था उसको वो प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा है। मतलब अब महल में ही उसके लिए स्पेशल कमरा में मंदिर बना के रखा तो बड़ी बात है ना। तो उस टाइप का वो रूलर था। अब यहाँ पे जब एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, अब इस तरह से सारे अकबर के अंडर आ गए राजपूत। एक राजपूत रूलर अकबर के अंडर नहीं आते, वो होता है कौन? मेवाड़ का रूलर। मेवाड़ एक राजस्थान में, ये सब जो है ना, ये राजस्थान एरिया में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह होती है मेवाड़। मेवाड़ का जो राजपूत रूलर होता है राणा प्रताप सिंह, ये एक रूलर होता है राजपूत का जो अकबर को राजा मानने से इनकार करता है, वो उसके अंडर नहीं आता है। तो फिर अकबर जो है उसके अगेंस्ट लड़ने जाता है बैटल ऑफ हल्दीघाटी से। चिंदे क्या बोलेंगे इसको? बैटल ऑफ हल्दीघाटी। कल को पूछेगा व्हेन बैटल ऑफ हल्दीघाटी किस राजा के टाइम पे हुआ? कब हुआ? अराउंड 75-76 के टाइम पे बैटल ऑफ हल्दीघाटी होती है, जहाँ पे ये जो राजा राणा प्रताप सिंह है उस पे अटैक करते हैं और उसको फोर्सली जो है अपने अंडर लाने के लिए कहते हैं। फिर वो बाई फोर्स जो है अपने अंडर आता है। अब जब यहाँ पे राणा प्रताप सिंह को जब अटैक करा अकबर की फ़ौज ने, तो अकबर खुद यहाँ से नहीं गया, उसने राजा मान सिंह को भेजा था। राजा मान सिंह जो है पहले ही अकबर के साथ दोस्ती करके बैठा हुआ है, और राजा मान सिंह को अकबर ने अपने कमांडर इन चीफ में से रखा हुआ है, एक बड़े फौज का कमांडर। तो फिर जब यहाँ पे ये राणा प्रताप सिंह को अटैक करना होता है तो कौन जाता है? राजा मान सिंह, जो खुद एक राजपूत हो रहा है। अब एक राजपूत जो है एक राजपूत पे अटैक कर, अब ये अकबर के साथ इतनी उसकी लॉयल्टी थी यार, ठीक है ना। और ये जो अंबर का होता है, कौन? राजा मान सिंह जो है अंबर का होता है। उसी अंबर की, उन्हीं की एक रानी के साथ जोधाबाई, उसी के साथ जो अकबर शादी करते हैं वो उसी अंबर की ही होती है, उसी राजपूत डायनेस्टी से ही होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ हल्दीघाटी। बैटल ऑफ हल्दीघाटी किसके अगेंस्ट लड़ी थी? राणा प्रताप सिंह के अगेंस्ट लड़ी थी। और अकबर की फोर्स को, अकबर फोर्स वाज लेड बाय मान सिंह। अकबर की फोर्स को कौन लेड कर रहा था उस वक्त? मान सिंह लेड कर रहा था। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर यहाँ पे कुछ छोटा अकबर अफगानी हिमू ही, ये हमने बता दिया है ना, हिमू का मैंने बता दिया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हिमू अफगानी था जिसके साथ वो हुआ। उसके बाद यहाँ पे कल हमने जजिया टैक्स पढ़ा था कि नहीं? दिल्ली सल्तनत में जजिया एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, किस रूलर ने किया था? किस रूलर ने किया था? पहले ये बताओ जजिया टैक्स क्या होता है, दूसरा पॉइंट किस रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था? ठीक, ब्राह्मण नहीं, मतलब नॉन मुस्लिम जो भी होते थे उन पे जो स्टेट है दिल्ली सल्तनत वो एक टैक्स लेती थी। तो उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? जजिया। हाँ पता मैं दुख दे। तुगलक डायनेस्टी में जो कितने तीन रूलर्स थे, तीन में से जो आखिरी रूलर था वो कौन था? फिरोज़ खान नहीं, फिरोज शाह तुगलक। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसी ने जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। जजिया टैक्स एक टैक्स हुआ करता था जो नॉन मुस्लिम या स्पेशली ब्राह्मण्स पे लगता था। तो एक उसी तरह एक पिलग्रिमेज टैक्स भी उस वक्त लगता था कि जब भी कोई, जैसे कि हम अभी हज को जाते हैं, ज़ियारत को जाते हैं, तो क्या हम किसी को कोई टैक्स वैक्स देते हैं क्या? नहीं देते हैं। लेकिन उस वक्त जब दिल्ली सल्तनत थी और उसके बाद जो मुग़ल पीरियड आया, तो उस वक्त जब कोई हिंदू जो है किसी जगह पिलग्रिमेज पे जाता था तो उनको एक टैक्स भरना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, स्टेट थी, वही जो है ये टेम्पल्स और इन सबको ठीक से मेंटेन रखती थी। तो उस तरफ से तो ये जो पिलग्रिमेज टैक्स और ये जजिया टैक्स,
इन दोनों टैक्सेस को अकबर जब रूल में आता है तो वो इनको ख़त्म करता है, क्योंकि अकबर हर किसी के साथ इक्वली अच्छा रिलेशन रखता है, तो अब ऐसा कोई चीज़ वो रखेगा क्या? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। कल को बोलेंगे जजिया टैक्स फर्स्ट टाइम किसने हटाया था? अकबर ने। अब यहाँ पे देखो, अकबर जो है बहुत एक टॉलरेंट रूलर था। क्या था? जो हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट करता था, हर एक रिलीजन को इक्वल सपोर्ट करता था और उनको मतलब सपोर्ट भी करता था, पेट्रोनेज भी करता था। उसके बाद आगे जाके हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब इसका एकदम उल्टा है, मीन्स कि हाईली इनटॉलरेंट रूलर, हाईली इनटॉलरेंट। तो वो बहुत सारे मंदिरों को तोड़ फोड़ करता है। इवन ही वॉज वेरी अगेंस्ट शियास आल्सो। जैसे कि हमने सिकंदर लोदी पढ़ा उस दिन। इब्राहिम लोदी से पहले कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी था बहुत एक एंटी शिया रूलर। उसके बाद इब्राहिम लोदी भी लगभग सेम था, लेकिन जो अकबर था वो बहुत टॉलरेंट रूलर था। तो इसने पिलग्रिमेज टैक्स जो लगता था, जजिया टैक्स जो लगता था, वो क्या किया? हटा दिया। फिर आगे जाके हम जब औरंगज़ेब का पढ़ेंगे तो औरंगज़ेब जो है वो बहुत इनटॉलरेंट रूलर था। उसके टाइम पे उसने बहुत मंदिरें भी तोड़ फोड़ करे थे और उसने फिर इस टैक्स को वापस लगाया, जजिया टैक्स को वापस रीइंट्रोड्यूस किया। किसने? औरंगज़ेब ने। तो ये एक पॉइंट याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे कोर्ट पॉइंट्स। अभी तक हमने कितने कोर्ट पॉइंट्स पढ़े? जैसे आमिर खुसरो का पढ़ा था। आमिर खुसरो किसके रूल के टाइम पे था? कल ही पढ़ा था आमिर खुसरो। कल मैंने उसका एक वो भी भेजा था, वीडियो भी। अच्छा था कि नहीं? आमिर खुसरो का रूलर के टाइम पे, किस रूलर के टाइम पे था? खिलजी के टाइम पे था। और उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे भी था। और खिलजी के टाइम पे उसने कौन सी बुक लिखी थी? खैज़ानुल फुतू। खैज़ानुल फुतू। चिलो यारेस नजमा क्वेश्चन पेपर चौथा में क्वेश्चन डी से सर भी बहुत अच्छा पेपर सेट करेगी। निज़ामुद्दीन खिलजी, निज़ामुद्दीन औलिया सुना है? निज़ामुद्दीन औलिया, खिलजी नहीं, निज़ामुद्दीन औलिया जरियोचिन, वो हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट में। अभी याद रखो कि खिलजी के टाइम पे भी था आमिर खुसरो, उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे भी था। खिलजी पे उसने बुक लिखी थी खैज़ानुल फुतू। उसके बाद जब गियासुद्दीन तुगलक आता है तो उस पर बुक लिखी थी तुगलक नामा। तो उस वो हुआ कौन? आमिर खुसरो की बात हुई। यहाँ पे हमें अकबर के टाइम पे आए तो अकबर के टाइम पे भी जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट देखो, 9 जेवल्स। तो 9 जो ख़ास बंदे होते हैं अकबर के कोर्ट में, जो कुछ उसमें पॉइंट होते हैं, कुछ उसमें बहुत ज़हीन, जैसे कि कहते हैं बीरबल। और भी ना, बीरबल की कहानियाँ हमने उर्दू में पढ़ा होता है क्लास छोटे में, तो बीरबल उसमें से एक था। इसी तरह ये अबुल फजल जो था वो भी उसमें से 9 रत्नास। तो हमने एक 9 रत्नास पढ़ा था चंद्रगुप्ता सेकंड में। तो एक 9 रत्नास अगर आप देखोगे तो अकबर के टाइम पे भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े जैसे कि मान सिंह जिसने बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी थी, वो भी इन 9 रत्नास में से आता है। बीरबल, अबुल फजल, ये सब जो है इस तरह से 9 बंदे होते हैं जो ख़ास होते हैं अकबर के कोर्ट में। उनको हम क्या कहते हैं? 9 रत्नास। तो अकबर के कोर्ट में फिर यहाँ पे देखो अबुल फजल, बीरबल, मान सिंह, ये सब। और उस वक़्त पॉइंट होते हैं किसके कोर्ट में? अकबर के कोर्ट में एक पॉइंट होता है, उसका नाम होता है शेख मुबारक। शेख मुबारक। कल हमने पढ़ा था मुबारक शाह। मुबारक शाह किस डायनेस्टी का रूलर था? किसी को याद है? मुबारक शाह सैयद डायनेस्टी। वेरी गुड। सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था खिज़र खान। उसके बाद मोहम्मद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन शाह। तो ये 4 रूलर्स होते हैं सैयद डायनेस्टी के। तो यहाँ पे शाह, शेख तो वैसे भी या शेख बोलते हैं दिन दजर चिंदे, जो मतलब गाते था शेख में से बता करपुत हो खान शेख। तो वो नॉर्मली शेख एक अरबिक या पर्शियन वर्ड है, जो एजुकेटेड बंदों को हम शेख बोलते हैं। अब आप बाहर जाओगे तो आपको नहीं लगेगा कि शेख ज़माना करपुत हो चिता में, हर जो भी एजुकेटेड बंदा होगा, जो नॉलेजेबल या एजुकेटेड बंदा, उसको हम शेख बोलेंगे। तो फिर हम वो टर्म यहाँ पे आ गई तो हम ऐसे इसको कंटिन्यू करें, लेकिन एक्चुअल शेख जैसे उसको। तो मुबारक शेख था, उसके 2 लड़के थे अबुल फजल और अबुल फैज़ी। ये 2 ऑथर थे कोर्ट, किसके कोर्ट में? अकबर के कोर्ट में। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा था फजल अली कमीशन। पढ़ा था हमने ये चीज़। फजल अली कमीशन हमने कहाँ पढ़ा था? पॉलिटी में पढ़ा था। वेरी गुड, पॉलिटी में पढ़ा था। लेकिन पॉलिटी में पढ़ा था तो किस रिलेटेड या किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था? किसी को याद है? वेरी गुड। तो फजल अली कमीशन इन 1955 ही रिकमेंड्स दैट वी शुड रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो उसके रिकमेंडेशन के बाद पूरा स्टेट इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन होता है
और जो हम आज स्टेट और यूटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं वो इसी के रिकमेंडेशन के बाद आई थी, जहाँ पे फिर 1956 में पूरा रीऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सिर्फ पॉलिटी में। तो वो भी एक याद रखना, फ़ज़ल अली, तो यहाँ पे अबुल फ़ज़ल याद रखना। अब अबुल फ़ज़ल का इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अबुल फ़ज़ल जो है अकबरनामा एक बुक होती है, अकबरनामा। तो अकबरनामा एक बहुत बड़ी बुक होती है। बुक जरना का तो मतलब एक छोटी सी किताब ही नहीं होती है, जैसे कि नातिस दक्सा इस्लामिक लिटरेचर कोई पढ़ता है यहाँ पे, जैसे कि नहजुल बलागा एक ही बुक है इतनी मोटी सी, लेकिन जब आप उनको पढ़ोगे, सही मुस्लिम, सही बुखारी, सही तिरमिज़ी, किसी ने पढ़ा है, सुन्नी नहीं बुक है, तो उनको जब आप पढ़ोगे तो उसमें वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ज़रे, उसमें 7 वॉल्यूम 8 वॉल्यूम में होंगे। तो बुक एक ही होगी, सही मुस्लिम, सही बुखारी, सही तिरमिज़ी, लेकिन उसमें वॉल्यूम्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी तरह ये अकबरनामा है, वो एक बड़ी किताब होती है जिसके 3 वॉल्यूम्स होते हैं। और ये अकबरनामा बुक किसने लिखी थी? अबुल फ़ज़ल ने, जो एक कोर्ट पॉइंट था किसके टाइम पे? अकबर के। अब ये अकबरनामा जो है इसके 3 वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अब जो वॉल्यूम 1 है वो बताती है अबाउट एंसेस्टर्स ऑफ अकबर, कि अकबर के एंसेस्टर्स क्या थे, हुमायूं था, बाबर था, फिर उसका ये तैमूर, चंगेज़ खान, ये सब, तो एंसेस्टर्स के बारे में बताती है। ठीक। जो वॉल्यूम 2 है वो बताती है अकबर के टाइम पे क्या था चीज़ें, मतलब इवेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर के टाइम पे कैसे, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे इवेंट्स हुए, वो सब। और जो तीसरी बुक है, तीसरी वॉल्यूम, वो बोलती है अबाउट अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि अकबर के टाइम पे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। तो मेन जो पॉइंट हुआ कि अकबर के टाइम पे उसका निज़ाम कैसा था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किसके रिलेटेड वो कैसा उसका रवैया हुआ, राजपूत को उसने कैसे डील किया, इनको कैसे, अफ़गानियों को कैसे डील किया, वो सब। तो वो क्या कहेगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, तो उसी को बोलते हैं आइन अकबरी। आइन चे जरचिंदे, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस ला जरचिंदे। तो आइन अकबरी जो है वो वॉल्यूम 3 होता है अकबरनामा का। तो अकबरनामा का जो वॉल्यूम 3 है उसको क्या कहेंगे हम? आइन अकबरी। और ये अकबरनामा या आइन अकबरी ये किसने लिखी थी? अबुल फ़ज़ल ने। इतना याद रहेगा, यहाँ तक स्टोरी सही है ना सब। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पहुँचे? दीन इलाही। अब मैंने एक चीज़ कहा, देखो यहाँ पे इबादत खाना दिख रहा है, फिर यहाँ पे फ़तेहपुर सीकरी में आते हैं। पहले फ़तेहपुर सीकरी एक सिटी है आगरा में। तो ये सिटी ऐसा माना जाता है कि जो अकबर था अभी उसको बच्चे लड़का नहीं हुआ था, अब राजा के लिए एक लड़का होना तो ज़रूरी है। तो फिर वहाँ पे एक सूफ़ी सेंट होता है सीकरी में, उसका नाम होता है सलीम चिश्ती। अब नते मोमिंदो कल को हमारी कोई बड़ी मुराद होती है तो हम किसके पास जाते हैं? अखुन तावीज़ लछात मिछात, फिर नहीं हुआ तो आस्ताना लछात कर पुखर दरेनकार गर मिछात। तो उसी तरह उस वक़्त अकबर जो है कहाँ पे आता है? ये सूफ़ी सेंट सलीम चिश्ती के यहाँ पे आता है और दुआ बुजू ये वो इधर से आया खुश। फिर उसके चलते फिर उसको एक लड़का पैदा होता है अकबर को, और उसका नाम होता है सलीम, और इसी के नाम पे वो उसका नाम रखता है। स्टोरी समझ आ रही है अच्छे से? अब उस चीज़ चिंता दिला अखोन के पास गया, सलीम चिश्ती के पास गया, उसका दुआ हुआ हो गया तो उसका नाम भी उस तरह सलीम रखता है। तो उस तरह जहांगीर जो हम रूलर पढ़ेंगे वो पैदा होता है। फिर अब इसके बाद जब पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, तो उस खुशी में अकबर जो है सीकरी को पूरा एक सिटी बनाता है, फ़तेहपुर सीकरी ज़रा, वहाँ पे पूरा बड़े बड़े वो बनाने लगता है, मतलब कंस्ट्रक्शन करके अपनी कैपिटल ही वहीं पे शिफ्ट करता है। तो अकबर जब रूलर था तो कैपिटल क्या थी ज़रा? फ़तेहपुर सीकरी जो है अकबर फिर अपनी उस जगह को कैपिटल बनाता है। वहाँ पे फिर एक दरवाज़ा भी होता है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी होती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आज के टाइम में, क्योंकि जो मीनार उसने बनाया है और जिस तरह से वहाँ पे कुरान की आयतें उसने लिखी है ना, तो वो एक मतलब मोन्यूमेंटल चीज़ है जो बहुत ज़बरदस्त जर्च में आते हैं। तो उसके चलते उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दी गई है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर कल को आएगा कि अकबर के टाइम पे न्यू कैपिटल क्या थी ज़रा? फ़तेहपुर सीकरी। और फ़तेहपुर सीकरी किस सेंट की याद में बनाया था अकबर ने ज़रा? सलीम चिश्ती। जैसे कि हमने उस दिन पढ़ा आइबक के टाइम पे, कुतुबुद्दीन आइबक के टाइम पे कुतुबुद्दीन आइबक ने कुतुब मीनार बनाया, तो किस सूफी सेंट की याद में बनाया था? बख्तियार काकी, उसके नाम पे। तो इसी तरह यहाँ पे सलीम चिश्ती। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूफी सेंट सलीम चिश्ती वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल रूलर? अकबर हो गया ना। तो सलीम चिश्ती वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है सबको? फिर सलीम चिश्ती ने दुआ किया, जो भी किया, फिर उसके बाद सलीम पैदा हुआ
ये लड़का पैदा हुआ, उसका नाम क्या रखा उसने? सलीम ही रखा था, उसी के नाम पे। फिर आगे जाके जब ये लड़का जो है रूलर बनता है तो फिर वो टाइटल अपनाता है जहांगीर, जो हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो फिर यहाँ पे अब कैपिटल बनाया सिटी में ये सब। फिर वहाँ पे एक बड़ा हॉल बनाता है। क्या बनाता है? एक बड़ा हॉल चौखिट, इबादत खाना। अब इबादत खाना से आप क्या समझोगे? इबादत जहाँ पे इबादत करते हैं बस। लेकिन ऐसा है नहीं, इसका एकदम उल्टा है। हम अगर नाम को देख के पढ़ेंगे तो इबादत खाना जन्नत तो फ्याक बे जगह चौशीन सुबह मस्जिद चीन समझ दे। लेकिन ये एक ऐसा हॉल होता है जहाँ पे हर एक रिलीजन के जो स्कॉलर्स होते हैं वो सब वहाँ पे आते हैं, और अकबर जो है वो हर एक से उनके रिलीजन के बारे में पूछता है। या मतलब इट्स नॉट लाइक कि मेरा रिलीजन ज़बरदस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर एक रिलीजन के बारे में जानना चाहता है, तो वहाँ पे वो डिबेट होता है। हर एक रिलीजन का स्कॉलर, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हिंदू, सब आएंगे। सब वहाँ पे जो है लाइफ, डेथ, यूनिवर्स, ये सब जो भी रिलीजियस थियोलॉजी होती है उस पर डिबेट करेंगे। तो उस हॉल को क्या बोलेंगे हम? इबादत खाना। तो इबादत खाना किसने बनाया था? अकबर ने। और किस लिए बनाया था? कि वहाँ पे हर रिलीजियस के स्कॉलर्स आए और डिबेट करे, डिस्कशन करे, रिलीजियस डिस्कशन के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है? नहीं, कैपिटल तो फतेहपुर सीकरी हुआ ना, फतेहपुर सीकरी अंग। अब हॉल चुचोस पे जैसे कि ये करगिल है, करगिल के बीच में क्या है? आई के स्कूल दो आई एस के बिल्डिंग पहुँचे से बार आई एस के ही बोलते हैं ना हम लोग, इस्लामिया स्कूल। अब इस्लामिया स्कूल पूछे तो बिल्डिंग चीज़ होते। तो उसी तरह फतेहपुर सीकरी सिटी हो गई। सिटी के यहाँ पे उसने अपने जो उसका महल था वहाँ पे एक बड़ा हॉल बनाया, इबादत खाना, जहाँ पे रिलीजियस डिस्कशंस होते थे, रिलीजियस डिबेट्स होते थे। ये पॉइंट फतेहपुर सीकरी हुआ। फिर यहाँ पे और एक मकतब खाना। मकतब खाना से क्या समझोगे आप? नाम से मकतब चीन हला, जहाँ बच्चों को कुरान उरान पढ़ाते होंगे चौशिक, तो वैसा भी नहीं है। मकतब खाना एक डिपार्टमेंट उसने बनाया। अब देखो, अभी मैंने बोला अकबर जो है बाकी रिलीजियस को काफ़ी रेस्पेक्ट करता था, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो। तो उसने इसके चलते इबादत खाना बनाया। इसी तरह उसने एक मकतब खाना, एक डिपार्टमेंट बनाया, जहाँ पे उसने क्या किया कि जो हिंदू लिटरेचर है या दूसरे रिलीजन्स की जो बुक्स है उनको पर्शियन में ट्रांसलेट किया जाए, ताकि हर कोई जो है उसकी टेरिटरी में जो भी मुस्लिम्स हैं वो भी उन रिलीजन्स के बारे में पढ़ सके। क्योंकि उस वक़्त जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी दिल्ली मुग़ल पीरियड में पर्शियन हुआ करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हुआ करती है? पर्शियन। ये मुग़ल टाइम से ले के आगे तक अराउंड 1835 में जब ब्रिटिशर्स होते हैं उस टाइम पे भी ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन ही होगी। आगे जाके 1835 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अकबर के टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? मुग़ल्स की पर्शियन थी। तो अकबर जो है अपने टाइम पे एक मकतब खाना, एक डिपार्टमेंट बनाएगा जहाँ पे वो बाकी रिलीजन्स के जो बुक्स थे वो पर्शियन में ट्रांसलेट करवाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन क्योंकि उनका ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ ना, तो वो बाकी रिलीजियस बुक्स जैसे कि गीता है, रामायण, महाभारत, ये वो ये सब है ना, तो उनको किस में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा? पर्शियन में। तो इबादत खाना एक डिपार्टमेंट उसके लिए था। और उसमें एक चीज़ लिखी होती है बुक्स, यहाँ पे क्वेश्चन में ये आता है कि क्योंकि ये बुक में लिखा है कि जो महाभारत था, महाभारत हमने वैदिक पीरियड के टाइम पे मैंने 2 बुक्स का पढ़ा था, एक महाभारत एक रामायणा है ना। रामायणा तो राम और बाकी जो पांडवास के वॉर के बारे में बताती है। महाभारत जो है एक महाभारत मतलब भारत एक ट्राइब जो कुरुक्षेत्र, किसी को पता है जगह आज का हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र, तो वहाँ पे ये बैटल होता है, इसको बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र भी बोलते हैं। तो हिंदू या योचिन पाए माइथोलॉजी, जैसे कि गांधी बैटल ऑफ करबला दूंगा, तो बैटल ऑफ करबला हम लोग कितना उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। उसी तरह जो हिंदू थियोलॉजी है, हिंदू रिलीजन है, वहाँ पे महाभारत का बैटल को उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है जितना हम लोग बैटल ऑफ खैबर, खंदक, करबला, उन्दगुनेंद्र में था, तो वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे महाभारत की जो बुक थी उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका नाम होता है रज़मनामा। तो ये क्वेश्चन आते हैं कहीं पे कि रज़मनामा क्या है। हमने अभी तक बोला क्या पढ़ा था? अकबरनामा पढ़ा। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फाजल ने, वेरी गुड। इसी तरह हमने पढ़ा तुगलकनामा। तुगलकनामा किसने लिखा था? आमिर खुसरू ने ऑन गियाजुद्दीन तुगलक। तो इसी तरह यहाँ पे कल को पढ़ोगे रज़मनामा। तो रज़मनामा एक्चुअली जो महाभारत बुक है जो पर्शियन में कन्वर्ट करी गई या ट्रांसलेट करी गई उसको क्या बोलते हैं हम? रज़मनामा। तो रज़मनामा एक्चुअली जो पर्शियन वर्जन ऑफ महाभारत को बोलेंगे। और महाभारत खुद किसने लिखा था? व्यासा ने।
व्यासा और वाल्मीकि, ये दो नाम मैंने उस वक़्त बताए थे। जो महाभारत था वो व्यासा ने लिखा था, जो दूसरी रामायण ना था वो वाल्मीकि ने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे कहीं मैंने लिखा नहीं है, देखो तो यहाँ पे लिख देता हूँ। महाभारत किसने लिखा था? VYA से व्यासा। और इस तरह रामायणा उनकी एक बुक होती है रामायणा, वो किसने लिखा था? वाल्मीकि। किसने लिखा था? वाल्मीकि। ये हमने पढ़ा हुआ है वैदिक पीरियड के, अगर नोट्स आप लोग ओपन करोगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें लिखा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़। उसके बाद और एक पॉइंट है इसके रिलेटेड, अकबर के सुल्ले यूनिवर्सल पीस, मतलब ये सुल्ले कुल कल को इसमें कुछ है नहीं यार। यूनिवर्सल पीस मतलब वो यही बोलता है कि हर एक जो है बराबर है, एक पीस करके रहो, हर अपना रिलीजन फॉलो करो, जिसका जो रिलीजन है अच्छा है अपना जो भी है, लेकिन पीस करो, रिलीजियस के नाम पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा जरा सुल्य कुल दर्शन पाया। कल को क्वेश्चन अगर आता है सुल्य कुल जो ये किसके टाइम पे हुआ था, किसने दिया था, या किसके टाइम पे हुआ था? अकबर। सुल्य कुल जब भी कहीं देखेगा अकबर को टिक करना है। ठीक है, यहाँ तक सुल्य कुल यूनिवर्सल पीस मतलब सबके साथ पीस बना के रखो तोशिक। फिर उसके बाद यहाँ पे दीन इलाही। अभी मैंने क्या कहा, अकबर जो है हर रिलीजियस को लेकर टॉलरेंट था, हर रिलीजियस के बारे में वो पढ़ता था, हर रिलीजन के बारे में वो जानने की कोशिश करता था। तो इस तरह से उनके ये सब होने के बाद आगे जाके वो एक नया रिलीजन जो है वो डिक्लेयर करता है, जिसका खुदा एक खुदा है। फिर उसमें मतलब सच में ना हर एक रिलीजन का कुछ वो होता है, क्या बोलेंगे इसको, मतलब डूज एंड डोंट्स, ये करो ये नहीं करो, जो सवाब जो गुनाह है ना, जैसे कि हमारे रिलीजन में है कि नमाज पढ़ो, अल्कोहल मत पियो, ये मत करो वो मत करो, सच में ना। तो इसी तरह अकबर जो है एक रिलीजन लॉन्च करता है ज़राया, जिसमें ये बोलता है कि वो उसमें क्या करेगा कि हर रिलीजन के जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब उसमें ला के वो करेगा। उसके ज़्यादा फॉलोअर भी नहीं होते हैं, इससे बस उसने लॉन्च किया। अब कौन आएगा उसके उसमें रिलीजन से, अपना प्रॉफिट तो वो है नहीं, बट अपने टाइम पे वो ऐसा कुछ करता है। और आगे जाके बोलते हैं बस 2-4 ही लोग उसके रिलीजन को एक्सेप्ट किए थे। और ऐसा भी नहीं था कि एक बार उसने दीन इलाही उसका नाम होता है जो रिलीजन अकबर प्रोमulgate करता है। तो वो किसी को फोर्स भी नहीं करता था कि आप इस रिलीजन को फॉलो करो ज़रे, ठीक है ना। तो दीन इलाही किस रूलर ने वो किया था? अकबर ने, बस इतना याद रखना है। फिर यहाँ पे कुछ और है क्या, तो अकबरनामा हमने पढ़ लिया। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। और उसके यहाँ पे वो V1 एंसेस्टर्स के बारे में, इवेंट्स ड्यूरिंग अकबर और अकबरनामा आईने अकबरी, ये चीज़ें हमने पहले से ही पढ़ लिया था। उसके बाद यहाँ पे आता है तुलसीदास। अच्छा यहाँ पे हाँ तुलसीदास देखो, जब अकबर का टाइम क्या होता है, अकबर का टाइम पीरियड होता है अराउंड 1556 से लेके 1605। तो उस टाइम पे अकबर रूल कर रहा है दिल्ली में, है कि नहीं। और उसी वक्त जो है अगर ये इंडिया होगा तो इंडिया में जो हिंदू भक्ति मूवमेंट चल रही होती है, जहाँ पे हिंदू सेंट जो है अपनी भक्ति मूवमेंट्स को, रिलीजियस को फॉलो कर ये फैला रहे होते हैं। तो उस वक्त एक भक्ति सेंट होता है तुलसीदास। तो तुलसीदास वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल रूलर? अकबर। अकबर के टाइम पे एक हमने बोला सलीम चिश्ती, जिसके नाम पे उसने फतेहपुर सीकरी भी बनाया था। सलीम चिश्ती एक सूफी सेंट हुआ, है ना। तो उसी तरह एक भक्ति सेंट जो है अकबर के टाइम पे था, उसका नाम क्या था? तुलसीदास। तुलसीदास ऐसा था जो रिलीजन हिंदुइज़्म को हिंदी में प्रीच करता था। बाकी हमने देखा कि जो हिंदुइज़्म की बुक्स थी, जो भी थी, मटेरियल किस लैंग्वेज में था? हिंदू का संस्कृत में था ना। महाभारता, वेदास जो भी था किस लैंग्वेज में था? और उनका जो भी मटेरियल होता है संस्कृत में होता है। लेकिन तुलसीदास होता है, रामानंदा, फिर आगे जाके कबीर एक इस वक्त का वो होता है। कबीर सुना होगा किसी ने? कबीर सिंह तो मूवी हो गई, कबीर दास दरचिनुदा। तो ये लोग हिंदी में रिलीजियस प्रीच करते हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी होता है किसका? अकबर का, एक पॉइंट। और जो रामायणा अभी हमने बोला, रामायणा जो बुक थी वो बहुत वैदिक टाइम पे वाल्मीकि ने लिखी थी, पर्शियन ये इसमें संस्कृत में। तो ये रामायणा को जो है कन्वर्ट करता है हिंदी में, उसको फिर रामाचरिता मानस बोलेंगे इसको, ठीक। वो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करता है तुलसीदास। कालिदास हमने पढ़ा था। कालिदास किसको याद है? कालिदास गुप्ता डायनेस्टी में रूलर चंद्रगुप्ता सेकंड। उसके टाइम पे कौन हुआ करते थे? नवरत्नास में एक बंदा, उसका नाम होता था कालिदास। फॉर एग्जाम्पल
इसी तरह मैंने पढ़ाया था सियाचिन ग्लेशियर को एयरफोर्स का एक वो होता है मेघदूत, जो उसका एक ड्रामा होता है कालिदासा का। तो जो नवरत्नास होते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे, उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट बंदा होता है उसका नाम होता है कालिदासा। ये ड्रामा कालिदासा मी खुरंग ड्रामा बनाया था मेघदूत। मेघदूत देखो उसने ड्रामा लिखा था यार जिसका टाइटल था मेघदूत। तो उसी टाइटल पे बाद में सियाचिन ग्लेशियर पे जो एयरफोर्स का ऑपरेशन होता है उसका नाम होता है ऑपरेशन मेघदूत। तो कालिदासा मी गिन पाया, नवरत्नास में से एक बंदा कौन था? कालिदासा। जिस तरह देखो अकबर के टाइम पे मैंने बोला कि अकबर के टाइम पे भी नवरत्नास हुआ करते थे, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट था बीरबल, एक था अबुल फजल, मान सिंह, ये 3 इम्पोर्टेंट थे। तो इस तरह तो टोटल 9 हुआ करते थे। तो इसी तरह चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे भी 9 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती थी जिनको मिला के नवरत्नास कहा जाता था। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो कालिदासा थे। तो यहाँ पे ये तुलसीदास है, तो वहाँ पे कालिदास या कालिदास आता है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। तुलसीदास यहाँ पे अभी 15-16 सेंचुरी में है, तो ये पॉइंट याद रखना।